दान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल के प्रतिनिधि सभा ने व्याख्यात्मक घोषणा के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान सहायता मिलेनियम चेंज कॉरपोरेशन संधि की पुष्टि की है। मिलेनियम चेंज कॉरपोरेशन क्या है? 2004 एमसीसी की स्थापना एक अमेरिकी विदेशी सहायता एजेंसी के रूप में की, जो उन सरकारों के साथ कार्य करती है जिन्हें सुशासन, आर्थिक स्वतंत्रता, नागरिक प्रवेश, निवेश के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। दृष्टि एक संगठन को सहायता की प्रभावशीलता के प्रमुख सिद्धांतों का पेरिस घोषणा का पालन करती है। एमसीसी के उन देशों के साथ काम करता है जिन्हें आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी कम करने, एमसीसी के उद्देश्यों पर आधारित कार्यक्रम को विकसित करने की सहायता के पात्र के रूप में पहचाना गया है। परिणाम का ढांचा। पेरिस घोषणा जो हुई है उसके परिणाम और पारस्परिक जवाबदेही चौथे और पांचवें सिद्धांतों पर आधारित है। अपने कार्यक्रमों के प्रभाव को पेश करना, ट्रैक करना और मूल्यांकन करना एजेंसी के कठोर तरीकों को लागू करने की रूपरेखा प्रदान करता है। एमसीसी के इस ढांचे का उपयोग सहायता की प्रभावशीलता के बारे में बुनियादी समाधान के लिए किया जाता है। एमसीसी द्वारा क्या निवेश किया गया है? कॉम्पैक्ट थ्रेशोल्ड दो प्रकार के प्रोग्राम हैं जिनमें एमसीसी निवेश करती है। कॉम्पैक्ट संविदा और प्रत्येक भागीदारी राष्ट्र और स्थापित जवाबदेही इकाइयों के क्रियान्वयन में बड़े 5 वर्षीय अनुदान के लिए एमसीसी द्वारा निवेश किया जाता है। थ्रेशोल्ड प्रारंभिक है और एमसीसी द्वारा लागू किए चयनित देशों में नीति और संस्थागत परिवर्तनों को ध्यान में रखे केंद्र करने वाले छोटे फंड के रूप में निवेश करती है। परियोजना की पृष्ठभूमि। नेपाल के साथ एमसीसी की साझेदारी 2011 में शुरू हुई, जब नेपाल ने सहायता का अनुरोध किया। नेपाल को छोटी थ्रेशोल्ड अनुदान दिया गया। बाद में 2014 में एक बड़ा कॉम्पैक्ट भी दिया गया। सितंबर 2017 में एमसीसी द्वारा नेपाल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अमेरिका ने $500 मिलियन और नेपाल ने $130 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई। नेपाल से एमसीसी परियोजना के माध्यम से 400 केवी और पारेषण लाइनों और बिजली संस्थागत उपकरणों अवसंरचनाओं का निर्माण करने की उम्मीद बताई जा रही है। इसका उपयोग जो है घरेलू, भारत दोनों बिजली वितरित करने के लिए किया जाएगा। एमसीसी के क्रियान्वयन से रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, नेपाल के अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिल सकता है। परियोजना से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं सामने आ रही है। अगर समझौता संसद से पारित नहीं होता है तो बिजली उत्पादकों को हर साल 142 अरब का नुकसान होने की संभावना है। नेपाल के प्रधानमंत्री इसे जल्द से जल्द संसद में पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही इसका मतलब गठबंधन सरकार का बंटवारा क्यों नहीं हो। यदि संसद के माध्यम से इसे प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता होने की एक संभावित जोखिम सामने खड़ी होती है। अमेरिका बनाम चीन एमसीसी पर आपत्ति। एमसीसी समझौते में नेपाल में राजनीतिक विभाजन को पैदा कर दिया है। देश की समृद्धता, अखंडता, संवैधानिक स्वायत्तता को खतरे में डालने के लिए नेपाल में कॉम्पैक्ट पैक्ट की आलोचना की गई है। इस दावे से राष्ट्रीय चार्टर का स्थान लेता है, नेपाल के घरेलू कानूनों पर हावी रहेगा। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में एमसीसी को शामिल करना नेपाल के लिए समस्याग्रस्त माना गया है, क्योंकि देश का अधिकांश राजनीतिक वर्ग अमेरिकी रणनीति के और चीनी का विरोधी माना जाता है। नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट में भारत की क्या भूमिका है? ये दावा किया जाता है कि एमसीसी द्वारा उत्पन्न बिजली केवल भारत को निर्यात करने के लिए होगी और स्थानीय जनता के लिए नहीं होगी। परिणाम स्वरूप स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधे लाभ नहीं होगा। 6000 से अधिक बड़ी छोटी नदियों के साथ नेपाल की जल विद्युत उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि बैराज और बांधों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत को नेपाल की अधिकांश प्रमुख नदियों पर नियंत्रण है। हिमालय देश में राष्ट्रवादी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। नेपाल भारत को अभी भी बड़े भाई के रूप में मानता है। चीन का मुकाबला करने के लिए समझौते के माध्यम से भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लक्ष्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। साइबर हमलों से निपटने के लिए नया कानून लाने का समय। साइबर हमलों से निपटने के लिए नया कानून लाने का एक समय है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नए साइबर कानून को जारी करने की अपेक्षा की जा रही है, जिसमें व्यवसायों को डेटा उल्लंघनों सहित किसी भी साइबर अपराधों का खुलासा करने की आवश्यकता होती है जो उनका खिलाफ हुआ है। वर्तमान में ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर रशिया के द्वारा जब यूक्रेन पर हमला किया गया तो रशिया के ऊपर कई साइबर अटैक किए गए, और साइबर अटैक जो था वो देश की सॉवरेनिटी और सॉवरेनिटी और संप्रभुता को यहाँ पर, अखंडता और एकता को यहाँ पर करती है, क्योंकि ऐसी कई सरकारी संस्थानें होती हैं जो
आज ऑनलाइन वर्क करती है, उनके डाटा जो होते हैं वो ऑनलाइन रहते हैं। तो वहाँ पर ये सारी प्रोसेस होने के कारण ये एक चिंता का विषय बन चुका है और वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय इसीलिए बना क्योंकि जब उनके साथ ऐसा हुआ तो देखा गया कि यूक्रेन के साथ में भी ऐसा हुआ है। यूक्रेन के भी हज़ारों कंप्यूटर यहाँ पर हैक कर लिए गए। रशिया के द्वारा किए गए या किसके द्वारा किए गए ये पुष्टि करना थोड़ा-सा असंभव था, पर हमला होने से पूर्व अगर ये सारी चीज़ें होती है, तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध की स्थिति अब आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी का युग है, तो उस युग के दरमियान वर्ल्ड वॉर जो होती है, जिस तरह से वॉर होती है, वो वॉर का तरीका बदल चुका है और आने वाले समय में वॉर जो होगी, ये इस तरह की वॉर अगर खेली जाएगी, तो बहुत ही चिंता का विषय भारत के सामने है और भारत इसके ऊपर कार्य कर रहा है। साइबर अपराधों से क्षति क्या होगी? इस क्षति को देखिए तो वाणिज्यिक व्यवसायों के अलावा सरकारी सेवाएं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण उपयोगिताएं साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों की चपेट में आ जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021 में देशव्यापी गैस पाइपलाइन में रैंसमवेयर हमले ने पूरी तट पर खपत होने वाले सभी गैसोलीन, डीजल के लगभग 45% के पारगमन को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया। यदि एक देश के रूप में मूल्यांकन किया जाता है तो साइबर अपराध से 2021 में दुनिया भर के $6 बिलियन ट्रिलियन के नुकसान होने की उम्मीद बताई जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। साइबर अपराध की रिपोर्ट करने का प्रावधान जो है डेटा सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 25 के अनुसार डेटा ट्रस्टी को किसी भी व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की घटना के बारे में जागरूक होने के 72 घंटों के भीतर सूचित करना होगा। EU GDPR में धारा यहाँ तक कि डेटा सुरक्षा के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट में खंड है जिसमें डेटा उल्लंघन की घटनाओं के लिए विशिष्ट समय सीमाओं को भीतरी रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। सिद्धांत के रूप में इसमें साइबर सुरक्षा बढ़नी चाहिए, हमलों और उल्लंघनों में कमी आनी चाहिए। साइबर अपराध की रिपोर्ट करना क्यों महत्वपूर्ण है? अन्य संगठनों में अधिसूचित किया गया है कि ऐसी घटनाओं की सूचना दी जाए जो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और अन्य संगठनों को सुरक्षा कमजोरियों के बारे में सूचित करें। एहतियात के तौर पर उपाय बताए जाए। जिन फर्मों में अभी प्रावधान नहीं प्रभाव पड़ा है, सुरक्षा अद्यतन स्थापित की जाए। साइबर सुरक्षा अवसंरचनाओं को उन्नत करने जैसी निवारक कार्रवाई की जाए। व्यवसाय अपराध की रिपोर्ट करने से क्यों हिचकिचाते हैं? सुरक्षा या गोपनीयता के किसी उल्लंघन और शामिल कंपनियों की प्रतिष्ठा पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। एक तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार उल्लंघन के बाद 3 महीनों में कंपनियों के लिए शेयर कीमतों में औसतन लगभग 3.5% की गिरावट आती है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय ऐसे घटनाओं का खुलासा करने, जोखिमों का आकलन करने, यदि वे ऐसा करते हैं तो प्रतिष्ठा की क्षति और संभावना का आकलन करते हैं, तदनुसार निर्णय लेते हैं। संभव समाधान क्या है? आवधिक साइबर सुरक्षा ऑडिट। यदि कोई सुरक्षा कंपनी सुरक्षा का उल्लंघन करती है तो रिपोर्ट करने में विफल रहती है तो नियामक को कैसे पता चलेगा? केवल नियमित साइबर सुरक्षा आकलन की मदद की जा सकती है। भारत सहित अधिकांश देशों में नियमों के पास नियमित आधार व्यापक सुरक्षा ऑडिट करने के लिए संसाधन नहीं है। तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों को सूचीबद्ध करना होगा। सरकार समय समय पर साइबर सुरक्षा के प्रभाव आकलन करने के लिए तीसरे पक्ष के साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। विशेष रूप से सभी सरकारी एजेंसियों के बीच, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर, ताकि सुरक्षा जोखिम और घटनाओं को पता लगा सके, उन्हें बचाया जा सके। इन योजनाओं के साइबर सुरक्षा ऑडिट और आकलन पर भी लागू किया जा सके। सुरक्षा कमांड एरिया IBM की तरह इसमें बेंगलुरु में एक विशाल साइबर सुरक्षा कमांड सेंटर स्थापित किया है। बड़े निगमों और संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए इसी तरह के केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया जा सकता है। निष्कर्ष निकलता है कि इसके उपाय के तौर पर EU GDPR के आदर्श को पार कर देंगे, जिससे भारत उन देशों के समूह के करीब पहुंच जाए जिनके पास सीमा पार डेटा प्रभाव के लिए यूरोपीय संघ समान साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा इसकी रिपोर्ट के निष्कर्ष में हमारे सामने आता है। पूर्व में अगर देखें तो डेटा नियंत्रण की बात अगर यहाँ कही गई है तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कुछ और भी समझा रही है। आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो डेटा अपराध का यहाँ पर जो क्षति होती है उसके लिए अगर मैं देखूँ तो वाणिज्य व्यापारिक वर्ग में क्षति होती है और सरकारी सेवाओं में भी यहाँ पर चपेट में आती है। और ये बात मैंने आपको कही थी। अगर जैसे हम देखें तो रशिया का 2021 के अंदर जो गैस पाइपलाइन के यहाँ पर रिक्रूटमेंट में उस तरह से पूर्वी तटीय क्षेत्र में जो हुआ था उसमें काफ़ी पैसे देकर रशिया को अपनी इस
अमेरिका को इस अपनी पाइपलाइन को दुरुस्त करवाना पड़ा था। तो उस समय भी बहुत भारी कह सकते हैं कि साइबर क्राइम का, साइबर अपराध का यहाँ पर हुआ था। तीसरी बड़ी आर्थिक यहाँ पर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है जिसे यहाँ पर चीन है। चीन भी इस साइबर मामले में थोड़ा सा बुनियादी रूप से यहाँ पर सबसे बड़ा है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी है। 6 मिलियन का नुकसान उस समय 2021 के अंदर हुआ था। बताया जाता है कि चीन के यहाँ पर हैकर्स थे जिन्होंने साइबर क्राइम को किया। हैकिंग करना जिस तरह से ये सारी चीजें हैं, तो भारत में अगर देखा जाए तो कोई भी आईटी कंपनी में अगर उसके शेयर्स अगर देखे जाते हैं तो वो क्या होता है कि अगर आपका, जैसे आप देखिए आपका पर्सनल डाटा है, व्यक्तिगत डाटा अगर किसी भी कारणों से लीक होता है तो आप चिंतित हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगर किसी कंपनी का होता है तो कंपनी भी चिंतित होगी। यह यहाँ पर जो अध्यादेश लाया गया है या फिर विधेयक लाया गया है, उसके अंदर ये 25 के अंदर ये बात कही गई कि आपका अगर डाटा लीक होता है तो आप 72 घंटे के अंदर सूचना देंगे। ठीक है ना। पहली बात तो ये कही गई, व्यक्तिगत हो या गैर व्यक्तिगत हो, संस्थागत हो या व्यक्तिगत हो, आप क्या करेंगे, उसको सूचना देंगे। और अगर कोई कंपनी सूचना देती है तो उसके दूरगामी परिणाम क्या पड़ता है, मैं उसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कि जैसे आज किसी कंपनी के पास डाटा, जैसे फेसबुक मान लीजिए, फेसबुक का डाटा ब्लीच हुआ, तो ब्लीच होने के बाद में क्या होता है कि डाटा अपराध हुआ, वो कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट करने के बाद में उसके जो ग्राहक हैं, उन ग्राहकों को यहाँ पर असंतुष्टि होने लग जाएगी और सिक्योरिटी के मामले में वो थोड़ा सा उसमें हिचकिचाने लगेंगे। उसके शेयर्स, मार्केट में शेयर गिर सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन जो कंपनी की है वो गिर सकती है। तो ये सारी चीजें अगर बताने पर बताई दी जाएगी, अगर किसी कंपनी द्वारा रिपोर्ट कर दी जाएगी, तो उसी की कंपनी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा, रेगुलेटिंग करना पड़ेगा। सारी चीजें हैं, यूआरजीपी इसके अंदर भी रिपोर्ट करेंगे, वो सारी चीजें सामने आएगी। पर बढ़ने के साथ में इसमें कमी आने जाएगी। सर, अपनी कंपनी कमजोर बन सकती है। और अगर रिपोर्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या होगी, आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कंपनी यहाँ क्या करती है, अमूमन ऐसा कोई ग्लिच होता है तो ठीक है, नॉर्मली उसको दुरुस्त करके और अपना काम प्रोसेस स्टार्ट कर देती है और उनको कोई उसमें रिपोर्ट नहीं करता है। तो ये आपराधिक रिपोर्ट जब तक नहीं होगी तो उस तरह की गोपनीयताओं के ऊपर काम कंपनियां नहीं कर पाएगी। और सरकारी संस्थानें इसके ऊपर क्या काम करती है, वो सारी चीज़ें सामने आती है। 3 कंपनी में अगर देखें तो 3 ही ऐसा विश्लेषण देखें तो ऐसा उल्लेख किया गया है कि अगर एक कंपनी के शेयर गिरते हैं, अगर उसमें इस तरह की घटनाएं होती है तो 3 महीनों में उसके शेयर औसतन रूप से गिर जाते हैं और विश्वसनीयता घट जाती है, लोगों का ट्रस्ट घटता है, और साथ ही साथ जो शेयर मार्केट में होता है उसमें उथल फुथल भी ले आती है। व्यवस्था को अगर देखा जाए तो खुलासा करने पर जोखिम का आकलन होता ही है। ठीक है ना। ये सारा निर्णय यहाँ पर बताया गया है। और साइबर अपराध जो है उसको आकलन करने में मदद करने के लिए ये रिपोर्ट्स भारत के अंदर तैयार किया गया इस ड्राफ्ट को। और काफ़ी इसमें ये चीज़ें भी बोली गई कि बेंगलोर के अंदर एक विशाल साइबर सेंटर बनाइए जहाँ पर आप उसकी सुरक्षा कर सकें। आप तकनीकी रूप से आप इस तरह से उसमें राष्ट्र की एजेंसियां हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हो, उनका सहयोग लें और जोखिम और घटनाओं का पता लगाएं और उनसे बचा सकें तो बचाइए। इस तरह का निर्णय लेकर यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन